रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं बेशुमार हैं, लेकिन इन सारी नेमतों में जो काबिल ज़िक्र नेमत है वो इंसान की सेहत है। इंसान की सेहत एक ऐसी नेमत है कि अगर ये ना हो तो आपको कोई भी नेमत अच्छी नहीं लगती। अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं है तो ना आपको पैसा अच्छा लगता है, ना आपको बीवी अच्छी लगती है, ना आपको औलाद अच्छी लगती है, ना आपको दोस्त अच्छे लगते हैं। और अगर आपकी सेहत अच्छी है तो फिर आपको सब कुछ अच्छा लगता है। और अच्छी सेहत का दारोमदार अच्छी खुराक पर है। और अच्छी खुराक को हज़म करने के लिए इंसान के जिस्म में जो सबसे अहम चीज़ है वो इंसान का मैदा है, स्टमक। अगर आपका स्टमक ठीक है तो वो खुराक को बहुत अच्छी तरह हज़म करेगा। फिर उसके बाद उसके एक्सट्रैक्ट लेगा, एक्सट्रैक्ट्स को लिवर को देगा, लिवर आगे ब्लड को देगा, ब्लड ऑर्गन टू ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट करेगा और इंसान की सेहत अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी। सबसे पहले तो आपने इस बात को समझना है कि आप दुनिया में जब भी कोई खुराक खाते हैं तो उसमें एनर्जी के 3 मेजर सोर्स होते हैं। या तो उस खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती हैं, या तीनों होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जिस वक्त आपके स्टमक में जाते हैं तो इसकी जो हमें आउटपुट मिलती है इसका ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी का एक बहुत ज़बरदस्त वाइटल न्यूट्रिएंट है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। फिर आपके पास फैटी एसिड्स हैं जो आप फैट से लेते हैं। ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो एक्सट्रैक्ट स्टमक आपका इसके अंदर वाइटल रोल प्ले करता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स ये आपके लिवर में स्टोर हो जाते हैं। लिवर के पास जो ट्रांसपोर्टर है वो ब्लड है, वो ब्लड को देता है, ब्लड इसको ऑर्गन टू ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इंसान की सेहत कायम हो जाती है। अब ये तो एक बात थी कि ये जो स्टमक है उसका फंक्शन क्या है। अब ये स्टमक ख़राब क्यों होता है, इंसान कैसे इसको ख़राब करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना ज़बरदस्त ऑर्गन दिया है, इस ऑर्गन को इंसान बड़ी मेहनत के साथ बर्बाद करता है। और उसके पीछे 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। नंबर 1 हरी, नंबर 2 वरी, नंबर 3 करी। हरी यानी ये बेसिकली उन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होता है जो जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी पुअर होती है। जब उन्होंने काम करना होता है तो उस वक्त वो उसको प्रॉपर प्लान नहीं करते, एकदम जब सर के ऊपर पड़ जाती है तो जल्दबाजी में कभी वो कर कभी वो कर कभी वो कर, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है। और उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे जहर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र सेरोटोनिन है, हिस्टामिन्स हैं, ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सेकेंडली वरी। अच्छा, ऐसे ही जो सेंसिटिव लोग होते हैं, बात ली, ज़रा सी बात हुई, अपने दिमाग पे स्ट्रेस ले लिया, उस स्ट्रेस की वजह से फिर वही आउटपुट जनरेट हो गई, सेरोटोनिन्स बढ़ गई, हिस्टामिन्स बढ़ गई। फिर उसके बाद तीसरी जो चीज़ है आजकल जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है स्टमक को ख़राब करने के लिए, वो है करी, जो चीज़ हम खाते हैं, सालन। अब यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे जो रवायती खाने हैं जिसमें खाने को भून कर हम उसको ग्रीसी कर देते हैं, जिसकी वजह से खुराक को हज़म करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये वो अवामल हैं जिसकी वजह से स्टमक ख़राब होता है। अच्छा, अब एक बात आप जो है अगर उसको नहीं समझेंगे तो डाइजेशन के हवाले से आपको पूरी तरह वो उसको जो है ना मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। यानी उसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है स्टमक का टेम्परेचर। स्टमक के टेम्परेचर का मतलब 36 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एक नॉर्मल टेम्परेचर चलता है। अच्छा, उस नॉर्मल टेम्परेचर के साथ जब आप किसी चीज़ को लेते हैं
तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अच्छा, अब हमारी यहाँ एक और ऐसी बुरी आदत है जो हमारी डाइजेशन में सबसे बड़ी रुकावट बनती है, और वो है खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीना या कोल्ड ड्रिंक्स लेना। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, खाना खाते हैं, हमारा 36 से टेम्परेचर डाउन हो गया, ऊपर से यख ठंडा पानी पिया तो टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो गया। अच्छा, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक्स ली, टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो गया। हम टेम्परेचर को 36 से उठा के 20 तक ले जाते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर जो वेजिटेबल ऑयल्स बनते हैं, वेजिटेबल घी बनते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ कैलकुलेट की जाती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अगर किसी घी का मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए, वो घी वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ बदकिस्मती से जो सबसे अच्छा घी है हमारा, आप उसका मेल्टिंग पॉइंट जाके चेक कर लें, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। अच्छा, अब खुराक को हमने ले लिया, टेम्परेचर उसका डाउन कर दिया, उसको पका के स्कील कर दिया गया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने ऐसा घी यूज़ किया जिसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड से है। तो अब अगर हमारे मैदे ख़राब ना हो तो ये बड़ी हैरत की बात होगी, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की, अब इसको ख़राब होना चाहिए। अब अगला स्टेप आ गया, अब स्टोमिक को, अल्लाह ताला के ऐसे ज़बरदस्त ऑर्गन को ख़राब कर लिया हमने, अब उसको ठीक कैसे करना है। अब यहाँ पर हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का रोल क्या है। अच्छा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर 3 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। एक एलोपैथिक कैटेगरी है, सेकेंडली हर्बल कैटेगरी है, और थर्डली हमारे पास जो है होम्योपैथिक की कैटेगरी है जो काबिल ज़िक्र है। इसके अलावा और बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, लेकिन ये टेक्निकली ये तीनों हैं। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ नोट की गई है उसमें जो हमारे एलोपैथिक से रिलेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको हमने देखा कि वो जो स्टमक के अंदर एसिड पड़ा होता है वो उसको रिमूव करने के चक्कर में, और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलती है तो वो बन जाती है एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर, और इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड जिस वक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलती है तो वो बन जाती है मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। अच्छा, अब जो एसिड हमारे पास पड़ा हुआ था उसको हमने नमक और पानी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो एसिड आ रहा है उसको हमने पीपीआईस ऐसी प्रोडक्ट्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, हमने वो मेडिसिन इस्तेमाल कर दी, शुरू कर दी। अच्छा, अब जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड पड़ा हुआ था उसको तो हमने साल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर दिया। जो आ रहा था उसको पीपीआई से, जो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र मार्केट के अंदर है, एसोमेप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, लेंसुप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, ये बड़े काबिल ज़िक्र पीपीआईज़ हैं। अच्छा, अब पीपीआईज़ ने जो आ रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको रोक लिया। अच्छा, अब क्या हुआ, अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक अच्छी खासी क्वांटिटी, जैसे ही हम खाना खाते हैं वो क्वांटिटी हमारे मैदे के अंदर प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब जब उसका रोल ही कोई नहीं, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट को हमने ब्लॉक कर दिया। बजाय कि हम अपनी आदतें ठीक करते, हम अपने खाने पीने की आदत ठीक करते, हमने अल्लाह के इस इंग्रेडिएंट को ख़राब करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके खाने को प्रिजर्व करता है। जैसे आपने दुनिया में कोई भी चीज़ प्रिजर्व करनी होती है, अचार की मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अचार को जब आपने प्रिजर्व करना है तो आपने या तो उसको सिरके में डिप कर देना है या आपने ऑयल में डिप कर देना है। अच्छा, अगर अचार में से आप सिरका भी निकाल दें या ऑयल निकाल दें तो क्या हो जाएगा, उसको फंगस लग जाएगी। इसी तरह स्टमक के अंदर से जब एक लंबे अरसे के लिए आप
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ख़त्म कर देते हैं तो वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले अब तक वो मैदे का मरीज़ था, अब वो किसी बड़ी बीमारी की तरफ जाएगा। ये एक ऐसी कॉज है कि जिसका हमारे माशरे के अंदर कोई सलूशन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ क्या था, सबसे पहले हमें ये करना था, जैसे इस वक्त पूरी दुनिया में कि सबसे बड़ी मिसाल चाइना है। चाइना ने सिर्फ क्या किया, उन्होंने पानी को कंट्रोल किया। उन्होंने क्या किया, हर बंदे पर लाजम कर दिया कि वो गर्म पानी पिएगा। गर्म पानी पीने से ये है, आपने जो भी खुराक खाई उस खुराक का टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ। जैसे उसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ, एक तो वो आपके लिए एसिडिक नहीं हुई, दूसरा आपका स्टमक जो है वो टेम्पर नहीं हुआ, सॉफ्ट रहा। अच्छा, जिसकी वजह से डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। तो हमें अब करना ये चाहिए था कि हम ठंडे पानी को रोकें। और यहाँ मुझे हैरत होती है कि मैं अपने बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जानता हूँ जिनके पास तिब का बड़ा नॉलेज है, वो खुद ये मिस्टेक कर रहे हैं। खाना खाते हैं और उसके ऊपर या ठंडा पानी या बोतल यूज़ की, उसके बाद पेशेंट्स को वो क्या गाइड करेंगे। अब पेशेंट्स के लिए अगर वो अपनी सेहत को बचाना चाहते हैं, ये आपका हक है, तो क्या करना है, एक तो ठंडा पानी छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें खाने के बाद आप गर्म पानी लें। अब सबसे ज़्यादा जो दूसरा, अपने खाने को ग्रीसी मत करें, इतना ना भुनें कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स का बेड़ा गर्क कर दें। सब्जियों को बॉयल करें, सूप्स, यखनियों वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, शोरबे वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। फास्ट फूड एक और बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है स्टमक को ख़राब करने के लिए। अब आप वो डाइट से इस्तेमाल करें जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, फाइबर के हवाले से अब जो बात है, हम सबसे ज़्यादा जो ग्रेन इस्तेमाल करते हैं वो गंदम इस्तेमाल करते हैं। गंदम की अफादियत में कोई शक नहीं है, तो इसमें गंदम का एक बहुत बड़ा रोल है इंसान की सेहत को बरकरार रखने के लिए। लेकिन आप हैरान होंगे, 50 ग्राम गंदम में 169 कैलोरीज होती हैं और फाइबर ना होने के बराबर होता है। जबकि जो दूसरा एक ग्रेन पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बार्ले कहा जाता है, बार्ले एक ऐसा ग्रेन है जिसके 50 ग्राम के अंदर 177 कैलोरीज हैं और एक ह्यूज क्वांटिटी है उसके अंदर फाइबर की, जो आपके स्टमक को नरम रखता है, आपके बोल मूवमेंट्स को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज से निजात मिलती है। अब एक आदमी के स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, अगर वो बार्ले को इस्तेमाल करता है तो बार्ले को इस्तेमाल करने से बार्ले का जो फाइबर है वो उसके स्टमक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक कोटिंग लेयर बना देता है। उस कोटिंग लेयर की वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक को टच नहीं करता, जिसकी वजह से उसको सुकून महसूस होता है। अभी जैसे हमने मेडिसिन्स के को यूज़ करके जो रिलीफ लिया, इसको हम अपने टेक्निकल ज़ुबान के अंदर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। एक अलामत जनरेट हुई, हमने कुछ मेडिसिन दी, मेडिसिन दे के हमने उस अलामत को ख़त्म कर दिया। एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है कि ये अलामत जनरेट क्यों हुई, हम उसकी कॉज को ख़त्म करते हैं। जब हम उसकी कॉज को ख़त्म करते हैं, ऑटोमेटिकली वो डिज़ीज़ ख़त्म हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने इदारे बिलाहम फूड वैली का तारफ़ कराना सबसे ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। बिलाहम फूड वैली हमारा एक ऐसा इदारा है जो सीरियल्स के अंदर एक मुनफरद नाम है। इसमें हमने क्या किया, हमने सीरियल्स को उनकी असल शक्ल में बरकरार रखा और लोगों को फ़ायदा देने के लिए उसको साफ़ किया, बॉयल किया, बेक किया, जिसकी वजह से कुकिंग टाइम बिल्कुल सेफ़ हो गया। आज बार्ले के हवाले से मार्केट में 3 किस्म की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक दानेदार दलिया और
उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास कि वो चक्कियों पे कोई भी बंदा पिसवा के उसको करता है। अब यहाँ अनलकीली हमारे मुल्क में चूँकि इसका कंट्रोल नहीं है, चक्कियों के ऊपर उन्होंने ओपनली सड़कों के ऊपर वो उसको बना रहे हैं, उसके अंदर डस्ट भी जा रही है, रस्ट भी जा रही है। बारले की अफादियत अपनी जगह, लेकिन डस्ट रस्ट की वजह से हाइजीनिकली उसके अंदर इतने प्रॉब्लम आ जाते हैं कि वो फ़ायदे की बजाय नुकसान दे देता है। सेकेंडली, हमारे पास जो लोगों ने थोड़ा सा एडवांस काम किया, उन्होंने इसका पोरेज डेवलप कर दिया। पोरेज में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है उसको 45 मिनट्स उसका कुकिंग टाइम है। तो यहाँ पर बिलाहम फूड वैली ने एक प्रोडक्ट एप्ट के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई, एप्ट बारले फ्लेक्स। एप्ट बारले फ्लेक्स एक बारले की ऐसी फॉर्म जिसके अंदर हमने इसको साफ़ किया, फिर उसके बाद हमने इसको बॉईल किया, फिर उसके बाद बेक किया। हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार की हुई पाकिस्तान की ये पहली प्रोडक्ट है। अभी तक किसी ने इस पे काम नहीं किया। इसमें आपने करना क्या है, अगर आप मीठे के शौकीन हैं, आप दूध को बॉईल करें, उसके अंदर हस्बे ज़ायका मीठा डालें और 4 चम्मच एप्ट बारले फ्लेक्स के उसके अंदर डालें, मिक्स करें और खा लें, आपका खाना तैयार। अच्छा, इसमें सेकेंडली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमज़ोरी को दूर करने के लिए अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक एडवाइस किया कि अली, अगर आपको कमज़ोरी ज़्यादा हो गई है तो आप सुरीद इस्तेमाल करो। तो एप्ट बारले फ्लेक्स के अंदर क्या है, आप यखनी इस्तेमाल करें, यखनी बनाएं, किसी भी चीज़ का शोरबा बनाएं, वो शोरबा लेके एक बाउल के अंदर, उसके अंदर 4 चम्मच एप्ट बारले फ्लेक्स के डालें, मिक्स करें, तो आपकी सुरीद तैयार। इसको ज़्यादा मज़ेदार करना हो तो आप मीठी डिश के अंदर फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने नमकीन को ज़्यादा इम्प्रूव करना हो तो उसके अंदर आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उबला हुआ गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी सेहत आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। अपनी सेहत को बचाने के लिए ऐसी खुराक का इंतखाब करें जिसमें आपको दूसरों का मोहताज ना होना पड़े। और खाने के हवाले से सबसे अहम बात जहन में रखिएगा, जो बंदा खाने को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करता है, फिर उसको मेडिसिन खाने की तरह इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। अल्लाह ताला हम सब को अपनी सेहत बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।